Hello student, as you have done the chapter formation of company, now we are going to discuss our next chapter, that is source of business finance. So let me clear you first of all the meaning of finance. The basic requirement of any business and considered as lifeblood of business. Business को रन करने के लिए एक तरह से lifeblood है. It is the amount of money, funds और capital required for smooth functioning of any business. बिजनेस के फंक्शंस को इजीली रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है. एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज फ्रॉम प्रमोशन टू लिक्विडेशन. बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और लिक्विडेट का मतलब वाइंड अप होना, बिजनेस बंद होना, लिक्विडेट होना, प्रमोशन से लेके लिक्विडेशन तक हर स्टेज में इसकी ज़रूरत है. एडिक्वेट फाइनेंस बहुत ज़रूरी है ऑर्डरली फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. प्रमोटर्स नीड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल नीड्स थ्रू फाइनेंशियल प्लान. एक फाइनेंशियल प्लान, एक पूरा सेटअप करके उसको प्रमोटर्स को एस्टिमेट करना है कि बिजनेस को कितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, किस तरह के फाइनेंस की कब और किस टाइम पे कैसे ज़रूरत है, प्रमोटर्स ने इसको कैलकुलेट करना है. प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ उसको यूज़ करना है. सोर्सेज एंड एप्लीकेशन. सोर्सेज मीन्स फंड्स रेज कहाँ से करने हैं, एप्लीकेशन मीन्स उसको यूटिलाइज कहाँ करना है, एलोकेट कहाँ करना है. दिस फाइनेंस से प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और बिजनेस की सर्वाइवल का पता चलता है. अगर कोई फाइनेंस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, राइट. फाइनेंस एस्टिमेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है, लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग. इज अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग, प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग ऑफ ऑल द मनी. जो मनी हमने रेज की है और जो भी उसको मैनेज कर रहे हैं हम, ये सारा प्रोसेस बिजनेस फाइनेंस में आता है. बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ ही लिंक्ड है. इन सिंपल वर्ड्स, द डिफाइन ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस जरूरी होता है, राइट. Modern business require huge amount of fixed and working capital for the conducting business. बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए फिक्स कैपिटल यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो ह्यूज एसेट्स हैं उसको बाय करने के लिए उसको फिक्स एसेट की ज़रूरत है. और वर्किंग कैपिटल जो उसकी डे टू डे कैश की रिक्वायरमेंट है, उसने अपने डेटर्स को पे करना है, बिल्स को पे करना है, उसको सैलरीज देनी है, रेंट पे करना है, तो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस को रन करने के लिए उसको जो पैसों की जरूरत है, दैट इज बिजनेस फाइनेंस. एंड इट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंड्स यूज इन बिजनेस. बिजनेस में फंड्स को यूज़ करना है, उसके लिए प्लान करना, कहाँ से रेस करना है, उसको एडमिनिस्टर करना, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी आ जाती हैं बिजनेस फाइनेंस में. नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस फाइनेंस का क्या रोल है. बिजनेस को सर्वाइव करना है आगे, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने हैं, ग्रो करना है, तो उसके लिए उसको बिजनेस फाइनेंस चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन के लिए बिजनेस फाइनेंस बहुत ज़रूरी है. उसके ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शन स्मूथली हो जाएं, ऑर्डरली प्रोसेस हो जाएं, तो उसके लिए भी फाइनेंस ज़रूरी है. हर बिजनेस की बैकबोन है बिजनेस फाइनेंस. एंटरप्राइज की स्टेबिलिटी के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत है. Expansion, modernization and diversification is possible only when there are adequate funds available. बिजनेस को आगे अपने आप को एक्सपैंड करना है और जो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना है, मॉडर्नाइजेशन लानी है और अपनी ब्रांचेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट फाइनेंस की ज़रूरत है. बिजनेस को अलग अलग फंक्शनल एरियाज में परफॉर्म करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है. इट सपोर्ट्स अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के अनदर फंक्शनल एरियाज में भी फाइनेंस उसको सपोर्ट करता है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी तभी पूरा किया जा सकता है अगर उसके पास फाइनेंस होगा. बिजनेस फाइनेंस हेल्प फर्म टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम. बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी उसको फाइनेंस रिक्वायर्ड है, right. So it was all about the role of business finance in an organization. Now let's discuss the principles of business finance. हम फाइनेंस हमने इकट्ठा कर लिया है, तो उसको हमने फुली यूटिलाइज करना है ताकि हमें रिटर्न्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम रिटर्न हो सके. सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बिजनेस फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, राइट. लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बिजनेस फाइनेंस होना ज़रूरी है. और एक अच्छी पब्लिक इमेज तभी बनाई जा सकती है अगर बिजनेस के पास एडिक्वेट फंड्स होंगे.
As I have told you earlier about the fixed and working capital requirement, these are the kinds of financial needs of business finance of a business. Business को जो financial needs है दो तरह की होती हैं. एक है fixed capital requirement, जो उसने fixed asset को purchase करने के लिए funds invest करने होते हैं. दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है. अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल. लेट्स क्लासिफाई सोर्स ऑफ फंड्स टाइम पीरियड के हिसाब से. लॉन्ग टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स. लॉन्ग टर्म में आ जाएगा मोर देन 5 ईयर्स, राइट. मीडियम टर्म्स में आ जाएगा 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक हम जो फंड्स रेज करते हैं, दैट कम्स अंडर मीडियम टर्म. एंड शॉर्ट टर्म में 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, 2 to 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक के जो हमारे फंड्स हैं, दैट कम्स अंडर शॉर्ट टर्म. नेक्स्ट है ऑनरशिप के बेसिस पे दो तरह की कैटेगरीज हैं इसकी, ऑनर्स फंड एंड बोरोड्स फंड. ऑनर्स फंड जो बिजनेस का, कंपनी का, कॉरपोरेशन का अपना पैसा है, ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. बोरोड फंड जो उसने बैंक से लोन लिया, डिबेंचर्स की फॉर्म में जो पैसा बोरो किया है, राइट, दैट कम्स अंडर बोरोड फंड. नेक्स्ट है हमारा जनरेशन बेसिस, हमने सोर्स कहाँ से लेना है, ये फंड्स कहाँ से जनरेट करने हैं, आइदर फ्रॉम इंटरनल द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द सोर्सेज, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज. ये हमारे पास एक चार्ट कैटेगराइज करा हुआ है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है स्पेशली. टाइम पीरियड के हिसाब से लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ऑनरशिप के बेसिस पे ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड, और जनरेशन के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज कहाँ से जनरेट होगा, राइट. और इस पर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं. जो आपका लॉन्ग टर्म है, इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन ले रहे हैं, बैंक से जो लोन ले रहे हैं, ये जो भी मैंने सारे बताए लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, इंस्टीट्यूशन लोन, बैंक लोन, ये आपका लॉन्ग टर्म में आते हैं, राइट. और ये इसमें से इक्विटी और रिटेन अर्निंग से ऑनर्स फंड भी माना जाता है, राइट. और ये इंटरनल सोर्स होगा ऑर्गेनाइजेशन का, राइट. मीडियम टर्म में जो 1 to 5 ईयर्स तक के होंगे, बैंक से लोन लेते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स ले लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, या लीज फाइनेंसिंग करवाते हो, ये आपका मीडियम टर्म में आता है. शॉर्ट टर्म में आ जाएगा ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हम अपने क्रेडिटर्स को कुछ टाइम पीरियड दे देते हैं जब तक के लिए वो हमें पेमेंट्स क्लियर करते हैं, तो दैट कम्स अंडर ट्रेड क्रेडिट, राइट. फिर फैक्टरिंग है, बैंक्स, कमर्शियल पेपर, ये सारे टॉपिक्स हमने आगे डिस्कस करने हैं, राइट. ये सारे हमारे सोर्स ऑफ कैपिटल है जिसको हम डिस्कस करेंगे. रिटेन अर्निंग्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स में दो कैटेगरीज आ गई, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस ऑल इज डिबेंचर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग. वी नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरी पॉइंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, commercial papers, retained earnings, right. So let's discuss all the points in detail one by one. Here the first point is retained earning. कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो सारा का सारा डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को नहीं देती. शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बट आर आइदर री इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसमें से कुछ पोर्शन को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेती है. केप्ट एज रिजर्व फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज टू पे ऑफ अ डेट और परचेज अ कैपिटल एसेट. यहाँ उसने कैपिटल एसेट परचेज करना है, यहाँ उसने कोई आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी है, उसके लिए वो री इन्वेस्ट कर लेती है, एक रिजर्व बना लेती है, दैट इज रिटेन अर्निंग. इसको इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहा जाता है, फ्लोइंग बैक भी कहा जाता है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, राइट. मेरिट्स क्या है इसके, ये परमानेंट सोर्स है कैपिटल का, ऑर्गेनाइजेशन का. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्ड आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, इसका मतलब है हमें आउटसाइडर को पे करना पड़ता है कॉस्ट इसमें, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, राइट. इंटरेस्ट जैसे अगर हमने इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेज करा है, डिबेंचर्स की फॉर्म में बैंक लोन लिया, तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी है, तो इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई एक्सपेंस इनकर नहीं करना पड़ता. ये हमारा अपना रिजर्व है, हमारा अपने प्रॉफिट्स हैं, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं. एज फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली, इंटरनल सोर्स है
ये फंड्स का, तो इसमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फ्रीडम है, हम अपने फाइनेंस को, फंड्स को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर इज़ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक्सेसिव प्लॉइंग बैक में कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग्स शेयर होल्डर एज दे वुड गेट लोअर डिविडेंड। हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देके अगर हम ये सोर्स इकट्ठा करते रहेंगे, तो अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लो बैक करेंगे, फ्लो बैक यानी कि हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई होते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें से विड्रॉ कर लेंगे। इट इज़ एन अनसर्टन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। ये श्योर नहीं है बिकॉज हमारे बिजनेस के प्रॉफिट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो इसलिए अनसर्टन सोर्स ऑफ फंड्स माना जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय मेनी फर्म्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट। इसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हम कंसीडर नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, इसके साथ कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट एक्सटेंडेड टू यू बाय सप्लायर्स, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, वो हमें सप्लायर्स कुछ टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं जो हमने उनको पेमेंट करनी है। जो उन्होंने गुड्स हमें सप्लाई करें उसके बदले में हमने जो पेमेंट करनी है, हु लेट यू बाय नाउ, हम अब खरीद सकते हैं, एंड पे लेटर, वो हमें अब खरीदने देंगे और बाद में हमने उनको पे करना है। यानी कि इन सिंपल वर्ड सप्लायर ने हमें टाइम पीरियड अलाउ किया है जिससे गुड्स को अब खरीद सकते हैं और उसकी पेमेंट बाद में कर सकते हैं। एनी टाइम यू टेक डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स, इक्विपमेंट और अदर वैल्यूएबल्स विदाउट पेइंग कैश ऑन द स्पॉट पैसे ना देते हुए हम मटेरियल, इक्विपमेंट और वैल्यूएबल्स की डिलीवरी ले सकते हैं। यू आर यूजिंग ट्रेड क्रेडिट, क्योंकि हमें ट्रेड क्रेडिट का बेनिफिट मिल रहा है। मेरिट्स अगर हम इसके डिस्कस करें, ट्रेड क्रेडिट बहुत ही कन्वीनियंट है, कंटिन्यूस सोर्स है फंड्स का, और ये रियली अवेलेबल होता है जब कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में सेलर को अच्छे से पता हो। ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रमोट करने के लिए ट्रेड क्रेडिट की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करना चाहता है इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स वॉल्यूम इन नियर फ्यूचर, अगर उसको लगता है कि नियर फ्यूचर में मुझे सेल्स बहुत ज़्यादा होगी मेरे गुड्स की, तो अभी के लिए वो स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करना चाहता है, लेकिन उसके पास फाइनेंस नहीं है, तो जो सप्लायर है उसको ट्रेड क्रेडिट अलाउ कर देता है, तो इससे वो एक ह्यूज लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रख सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। Availability of easy and flexible trade credit facilities may induce a firm to indulge in over trading। जब उसको बहुत ही ह्यूज ट्रेड क्रेडिट मिलता जाता है, अगर इतना फ्लेक्सिबल इजीली अवेलेबल होता जाता है, तो ट्रेडिंग में वो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेता है, जिसकी वजह से उसको पेमेंट्स करने में के टाइम पे दिक्कत आ सकती है, विच में ऐड टू द रिस्क टू द फर्म के लिए रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओनली लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड। बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में फंड्स रेज नहीं किए जा सकते, जनरेट नहीं हो सकते इसके थ्रू, राइट। इट इज़ जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी। इसकी थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टरिंग। इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस इन विच अ बिजनेस वुड सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू द थर्ड पार्टी। अकाउंट रिसीवेबल आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे। बिल्स रिसीवेबल, जब आप गुड सेल करते हो तो उसके बदले में आपको आपको जो पेमेंट्स मिलनी है उसके लिए बिल रिसीवेबल बन जाते हैं। अब ये जो बिल रिसीवेबल है इसके पैसे आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद मिलने हैं, तो आप ये अपने बिल रिसीवेबल को थर्ड पार्टी को सेल कर दोगे और सेल करके आपको फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बिल रिसीवेबल हैं 40,000 रुपीज़ के और मुझे वो 40,000 रुपीज़ 3 मंथ्स के बाद मिलने हैं और मुझे फाइनेंस की अभी ज़रूरत है, तो ये वाले 40,000 के बिल्स मैं सेल कर दूंगी थर्ड पार्टी को। उसके बदले में वो थोड़ी सी कमीशन चार्ज करेगा और मुझे 40,000 में से 38,000 39,000 कमीशन कट करने के बाद फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। मेरिट्स हैं इसके। Obtaining funds through factoring is a cheaper than financing through other means such as bank credit। बैंक से क्रेडिट लेने के कंपैरेटिवली अगर हम इसके फैक्टरिंग के थ्रू फंड्स अवेल करते हैं तो वो कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। With cash flow accelerated by factoring, the client is able to meet his or her liability promptly as and when they arise। जो कैश फैक्टरिंग के थ्रू एक्सेलरेट होता है,
क्लाइंट अपनी लाइबिलिटी को उसी टाइम पे पूरा कर सकता है, पे कर सकता है, यहाँ से जो हमें कैश जनरेट होगा। फैक्टरिंग इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फंड्स एंड इज फ्लेक्सिबल है, हमें इजीली अवेल हो पाता है एंड इंश्योर्स अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम क्रेडिट डेट। जो उधार पे हमारी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उससे हमें इजीली कैश इनफ्लो हो पाएगा, राइट, दैट अ फर्म माइट अदरवाइज बी अनएबल टू obtain, जो यूजुअली हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ फैक्टरिंग। हियर द फर्स्ट पॉइंट, दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव when invoices are numerous and smaller in amount। इन्वॉइस बहुत ज़्यादा हैं, बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, 4000, 5000, 3000 ऐसे की छोटी छोटी अमाउंट्स के बहुत ज़्यादा बिल्स हैं। एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय फैक्टर firm is generally available at higher interest cost than the usual rate of interest। जो हमें एडवांस में अवेलेबल हो जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट भी हमें ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है, जो यूजुअली बैंक लोन से बहुत ज़्यादा होती है। द फैक्टर इज़ अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर। कस्टमर के लिए जो फैक्टर है वो थर्ड पार्टी बन जाती है। हु मे नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विद इट। जो इसके साथ डील करते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते, उनके लिए थर्ड पार्टी बन जाती है फैक्टरिंग की जो प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पब्लिक डिपॉजिट्स। अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं ये। कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक से वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी एंड मोर ओवर डे टू डे कैश रिक्वायरमेंट। कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स मेक्स एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर में वो एडवर्टीजमेंट करके पब्लिक से ये डिपॉजिट्स मंगवाती है, उनको इनवाइट करती है। कोई भी मेंबर पब्लिक से ये प्रेस्क्राइब फॉर्म फिल करेगा और अपनी मनी डिपॉजिट करवा देगा कंपनी को। द कंपनी इन रिटर्न इशू अ डिपॉजिट रिसीट एंड दिस रिसीट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी। कंपनी के लिए वो एक डेट की तरह होता है, इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर लिखी होती हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे कंपनी के डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस इट्स मेरिट्स। द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट्स इज सिंपल। इसको ऑब्टेन करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं है जनरली जैसे कि लोन में होती हैं। डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज। एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करना पड़ता, यानी कि हमें एसेट्स को मोर्टगेज नहीं करना पड़ता। इसमें यहाँ पे एसेट को मोर्टगेज नहीं करना पड़ता, तो ये जो एसेट्स हैं हम अनदर सोर्स से लोन लेने के टाइम पे एज अ सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं। द एसेट्स कैन बी यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स फ्रॉम अदर sources। Now let's discuss some limitations of this topic. Here the first point is new companies generally find it difficult to raise funds through public deposits। जो नई कंपनीज हैं उन पब्लिक को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करना आसान नहीं होता। इसमें इट इज़ एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज पब्लिक में नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत है उस टाइम पे इमीडिएटली हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता पब्लिक से। कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स में प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड इज लार्ज। जब हमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स की ज़रूरत है उस टाइम पे ये बहुत मुश्किल सोर्स माना जाता है, इसके थ्रू पैसा इकट्ठा करना क्वाइट डिफिकल्ट है। Here the next topic is commercial paper. CP commercial paper is defined as short term unsecured money market instrument। short term instrument है, मनी मार्केट के थ्रू इसको रेज किया जाता है। प्रोमिसरी नोट्स की तरह है ये कुछ बिग कॉरपोरेशंस के लिए। एज द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बैक्ड बाय कोलेट्रल, इसके लिए कुछ भी कोलेट्रल यानी कि मोर्टगेज नहीं करना पड़ेगा। कुछ लार्ज फर्म्स with considerable financial strength are authorized to issue the instruments। लार्ज फर्म को ही अथॉरिटी है इसको इशू करने की। इसके मेरिट्स हैं commercial paper is sold on unsecured basis and does not contain any restrictive conditions। ये unsecured paper है और इसमें कुछ खास restrictions नहीं होती, हम इसको easily freely ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, यानी कि ये आसानी से कैश करवाया जा सकता है और हमने अगर किसी की पेमेंट करनी है तो उसको हम ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स कंपेयर टू अदर सोर्सेज, इससे हम ज़्यादा फंड्स रेज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स, कंटिन्यूली हम रेज कर सकते हैं फाइनेंस। कंपनीज कैन पार्क देयर एक्सेस फंड इन कमर्शियल पेपर। कंपनीज के पास जो एक्स्ट्रा मनी अवेलेबल होती है, एक्स्ट्रा पैसा फंड्स अवेलेबल होते हैं, वो ये कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज कैन पार्क देयर एक्सेस फंड्स इन कमर्शियल पेपर देयर बाय अर्निंग सम गुड रिटर्न्स ऑन द सेम। और यहाँ पे अपना एक्सेस फंड पार्क करके वो अच्छी रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। Let's discuss some limitations of this commercial paper.
ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज मनी थ्रू कमर्शियल पेपर। जो फाइनेंशियली साउंड हैं, अच्छी हाई रेटेड फर्म्स हैं, वही इसके थ्रू फंड्स रेज कर सकती हैं। The size of money that can be raised through commercial paper is limited to the excess liquidity available with suppliers of fund at a particular time। हम कितने फंड्स रेज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है जो ये फंड सप्लाई कर रहा है उसके पास कितनी लिक्विडिटी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम पे 1 लाख रुपीज़ अवेलेबल हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो ये फंड्स जो है जिस अनदर कंपनी को रिक्वायर्ड है मैं उसको सप्लाई कर दूंगी और बदले में एक नॉमिनल सी अमाउंट चार्ज करूंगी, राइट। तो डिपेंड्स, इट्स अमाउंट इज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी लिक्विडिटी अवेलेबल विद द सप्लायर। Here the most important topic, that is issue of shares, and I just want to tell you here the two categories of shares, equity shares and preference shares. Let's discuss first of all the meaning of equity shares, the most important topic of this chapter. ये मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है फर्म के लिए। इट इज़ इशूड टू जनरल पब्लिक। shareholders, equity shareholders do not enjoy any preferential rights with regard to repayment of capital and dividend। preference shares की तरह equity को ऐसा कोई भी preferential right नहीं मिलता, ना तो capital की repayment के लिए ना ही dividend के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो भी प्रॉफिट्स बचते हैं फिर इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाता है, और जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है या लिक्विडेट होती है उस टाइम पे भी कैपिटल की रीपेमेंट इक्विटी की सबसे लास्ट में होती है। इस दैट इज़ वाई दे आर एंटाइटल्ड टू रेजिडुअल इनकम ऑफ कंपनी। वो कंपनी की रेजिडुअल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इनको बिजनेस के अफेयर्स को कंट्रोल करने का पूरा राइट होता है। दे इंजॉय द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ बिजनेस एंड ऑल द शेयर होल्डर्स आर कलेक्टिवली ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑनर्स यही होते हैं, शेयर होल्डर्स को ही कंपनी के ओरिजिनल ऑनर्स माना जाता है। मेरिट्स डिस्कस करते हैं हम इसके। Equity shares are suitable for investors who are willing to assume risk for higher returns। जो ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, वो ज़्यादा रिस्क भी लेने के लिए रेडी हैं, उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज़ नॉट कंपल्सरी। इनको डिविडेंड मिलेगा ही ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डिविडेंड मिलता है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने भी प्रॉफिट्स बचते हैं सबको देने के बाद, प्रेफरेंस को देने के बाद, डिवेंचर्स को देने के बाद सारे के सारे प्रॉफिट्स इनको डिविडेंड में बांट दिए जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कंपल्सरी नहीं है, डिविडेंड मिलेगा ही। अगर लॉसेज होते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलता। इक्विटी कैपिटल एक तरह से परमानेंट कैपिटल होती है। ये जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, उसी टाइम ही रीपेमेंट होती है, अदरवाइज पहले हम इसकी रीपेमेंट नहीं करते। इक्विटी कैपिटल से कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस का पता चलता है और लोन इजीली अवेल किया जा सकता है। लेट्स डिस्कस सम लिमिटेशंस ऑफ दिस इक्विटी शेयर कैपिटल। इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि हमारी इनकम सेफ रहे, स्टेडी रहे और इसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना आए, कॉन्टिन्यूस होती रहे, उनके लिए इक्विटी बिल्कुल सूटेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के कंपैरेटिवली इक्विटी की कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज जितने भी प्रॉफिट्स बच जाते हैं सारा का सारा डिविडेंड इनको देना होता है। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर होती है, राइट। अगर हमें फंड्स की ज़रूरत है तो हम अगर एडिशनल इक्विटी रेज करते हैं तो नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, राइट। तो इससे क्या होता है, वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग अलग अलग बंदों के हाथ में आ जाएगी, अलग अलग पर्सनस के हैंड्स में आ जाएगी। तो उससे वोटिंग पावर, हमारी मैनेजमेंट, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल delays are involved while raising funds through equity shares। इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर हम फंड्स रेज करते हैं तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। Preference shares allow an investor to own a stake at the issuing company with a condition that whenever the company decide to pay dividend, the holders of preference shares will be paid first। preference shareholders की ये स्टेक होती है इशूइंग कंपनी के ऊपर कि जब भी कंपनी ने डिविडेंड देने हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन इन शेयर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, विच रिसीव देयर डिविडेंड बिफोर ऑल अदर शेयर्स। बाकी शेयर से पहले इनको डिविडेंड जरूर मिलता है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, और एंड आर रीपेड फर्स्ट एट फेस वैल्यू ऑफ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अगर कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो इनकी कैपिटल की रीपेमेंट भी इक्विटी वालों से पहले ही दी जाती है।
मेरिट्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रीजनेबली स्टेडी इनकम इन फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स जो होल्डर्स जो चाहते हैं कि हमारी इनकम स्टेडी रहे, सेफ रहे, एक जैसी रहे, तो उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है और उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहती है। प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स रिटर्न एंड विद कंपैरेटिवली लो रिस्क। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न फिक्स रहती है। नॉट गेट अफेक्टेड द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट, एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इसलिए ये मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। कुछ लिमिटेशंस है प्रेफरेंस शेयर्स की। ये शेयर्स उनके लिए सुटेबल नहीं हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो हायर रिटर्न्स चाहते हैं उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स सुटेबल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द एसेट्स ऑफ कंपनी। प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी वालों के क्लेम को डाइल्यूट करती है। जिन एसेट्स के ऊपर इक्विटी वालों का राइट है वो राइट प्रेफरेंस वालों को भी होता है, तो ये क्लेम डाइल्यूट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वो क्लेम प्रेफरेंस वाले भी कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा होता है डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली। सो दीज वर द लिमिटेशंस। हियर द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो फिक्स है, लेकिन इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता है हर साल और डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर। अरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अगर एक साल अरियर में जाता है, यानी कि पेंडिंग रह जाता है, इनके कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं होते तो वो नहीं कंपनी दे पाती, तो वो इकट्ठा होता जाता है, कम्युलेट होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 2019 में हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं थे तो 2020 में हमें 2019 + 20 दोनों सालों का डिविडेंड इकट्ठा मिलेगा, कम्युलेट होके मिलेगा, इकट्ठा करके मिलेगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट गेट द अरियर्स ऑफ पास्ट डिविडेंड्स। पास्ट डिविडेंड्स अरियर्स इनको नहीं मिलते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है, डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर हम डिविडेंड की पेमेंट की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट्स है इक्विटी से पहले। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है, लेकिन इक्विटी वालों को डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद मिलता है। इक्विटी के केस में पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज मेड ओनली आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर्स अगर हमने पहले से ऑप्शन दी हो कि आफ्टर 5 ईयर्स आपके प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएं, तो उनके पास ऑप्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिबेंचर्स। दिस इज द टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से डेट होता है, दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट्स और कोलेट्रल। इसको हमें सिक्योर करने की जरूरत नहीं होती। डिबेंचर्स आर बैक्ड ओनली बाय जनरल क्रेडिट वर्दिनेस एंड रेपुटेशन ऑफ इशूअर। जो कंपनी इशूअर उसको इशू करता है उसकी क्रेडिट वर्थिनेस ही इसकी सपोर्ट होती है। कंपनी और गवर्नमेंट यूजुअली इस तरह की सिक्योर्ड कैपिटल से फंड्स रेज करते रहते हैं। इफ़ अ कंपनी नीड्स फंड फॉर एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट पर्पस, अपनी कैपिटल रेज किए बिना वो जनरल पब्लिक से एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये सर्टिफिकेट्स इशू करके फंड्स रेज कर सकते हैं। तो ये जो लोन सर्टिफिकेट है इसी को डिबेंचर कहा जाता है। डिबेंचर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन सेम वे एज वी इशू इक्विटी शेयर्स। जैसे हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं वैसे ही सेम हम पब्लिक से सब्सक्राइब करवा के डिबेंचर्स इशू करते हैं, लेकिन डिबेंचर इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ मनी। मनी रिसीट के बदले में ये एक तरह से कंपनी के ही इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं और कंपनी से इशू करवाती है। मेरिट्स हैं डिबेंचर्स के। इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि हमें रिस्क कम बेयर करना पड़े और फिक्स इनकम मिलती रहे वो डिबेंचर्स बाय कर लेते हैं। डिबेंचर्स आर फिक्स चार्ज फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। डिबेंचर्स जो फिक्स चार्ज फंड है ये प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। द इशू ऑफ डिबेंचर इज सुटेबल इन अ सिचुएशन व्हेन सेल्स एंड अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल। हम डिबेंचर्स तभी इशू कर सकते हैं अगर हमारी अर्निंग्स और हमारी सेल्स स्टेबल हैं, कंटिन्यू हमें इनकम होती जा रही है, बिकॉज इनको इंटरेस्ट हमने रेगुलर पे करना होता है, राइट। लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ,
एज कि ये फिक्स चार्ज फंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिबेंचर्स, तो कंपनी की अर्निंग के ऊपर परमानेंट बर्डन है। अगर कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं होते फिर भी चाहे हमने बोरो करके क्यों ना देना पड़े, इनको इंटरेस्ट देना हमारे लिए परमानेंट बर्डन है। ये फिक्स चार्ज फंड है। इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल का मतलब जिसकी हमने रीपेमेंट करनी है, कैपिटल की रीपेमेंट करनी है, कंपनी को कुछ प्रोविजंस बनानी पड़ती है। कंपनी हैज़ टू मेक सम प्रोविजंस फॉर रीपेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। फॉर एग्जांपल 5 साल बाद हमने डिबेंचर्स को रीपेमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें प्रोविज़न क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से भी गुजर रहे हैं, तो अगर हमें बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, स्टिल वी हैव टू रीपे द अमाउंट एट द पर्टिकुलर डेट। ईच कंपनी हैज़ सर्टन बोरिंग कैपेसिटी, और बोरिंग कैपेसिटी की भी एक लिमिट है, तो उस लिमिट से ज़्यादा हम बोरो नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक्स। अ कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लोन इशू करता है। कमर्शियल बैंक कस्टमर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। लेट्स डिस्कस इट्स मेरिट्स। बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज एंड व्हेन दे नीडेड बाय इट। बैंक्स जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं इनको जब भी इनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। Secrecy of business can be maintained as the information supplied to bank by borrowers is kept confidential। जो भी बिजनेस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है इसको कॉन्फिडेंशियल रख देते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं प्रोस्पेक्टस इशू करने की, अंडर राइटिंग की, इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं होती। लोन फ्रॉम बैंक इज़ अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज लोन अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स कैन बी रीपेड इन एडवांस व्हेन फंड्स आर नॉट नीडेड। जब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको, जब हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं, हम लोन के पैसे वापस कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे लिए। लिमिटेशंस, फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। थोड़े टाइम के लिए भी ये फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, पर लेकिन इसकी एक्सटेंशन और रिन्यूअल अनसर्टन है, डिफ़िकल्ट है। अगर हम चाहें कि उसको एक्सटेंड करवा लें और रिन्यू करवाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बैंकर्स मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी अफेयर्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड मे ऑल्सो आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स एंड पर्सनल श्योरिटीज़। बैंक बहुत सारा कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिटेल में, और उनको पर्सनल एसेट्स मोर्टगेज करने के लिए, सिक्योरिटी पे रखने के लिए, और कुछ श्योरिटीज़ भी मांगते हैं। कुछ केसेस में टर्म्स एंड कंडीशन इतनी मुश्किल हो जाती है बैंक की लोन ग्रांट करने के लिए कि वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ FI इज़ अ कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ डीलिंग विद मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। कुछ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के साथ डील करता है बिजनेस, जैसे कि डिपॉजिट्स करवाना, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, करेंसी एक्सचेंज। वर्चुअली एवरीवन लिविंग इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी हैज़ एन ऑनगोइंग और एटलीस्ट पीरियोडिक नीड फॉर द सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी में यूजुअली हर किसी को कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज की ज़रूरत रहती ही है। लेट्स डिस्कस इट्स मेरिट्स। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है जो यूजुअली कमर्शियल बैंक नहीं करता। इसके अलावा फंड्स प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। लोन की अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो इसको ईजी इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा सकता है। इट डज़ नॉट प्रूव टू बी मच ऑफ अ बर्डन ऑन बिजनेस के लिए ये ज़्यादा बर्डन प्रूव नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन ग्रांट करने के लिए इनका क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है और टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी रहता है। कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो उसकी डिविडेंड पेमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी बोरिंग पार्ट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो इस केसेस में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। शेयर्स हमारी कंपनी के लिए ऑनर्स फंड माने जाते हैं, लेकिन डिबेंचर्स बोरोड फंड की कैटेगरी में आते हैं। शेयर्स रिप्रेजेंट कैपिटल ऑफ कंपनी, डिबेंचर्स रिप्रेजेंट डेट ऑफ द कंपनी। शेयर्स कंपनी की मेन कैपिटल होती है, लेकिन डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक हिसाब से डेट की तरह होता है। शेयर होल्डर, जिन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है, और जिन्होंने डिबेंचर्स बाय किए होते हैं उनको डिबेंचर होल्डर्स कहा जाता है। जो शेयर्स होल्डर्स हैं उनको, वो ऑनर्स हैं कंपनी के, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर्स हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविडेंड कैन बी पेड टू शेयर होल्डर्स ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड जो हमने पे करना है वो सिर्फ प्रॉफिट्स में से देना है। और इंटरेस्ट कैन बी पेड टू डिबेंचर होल्डर्स इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है फिर भी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। डिविडेंड प्रॉफिट में से हम अप्रोप्रिएट करते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये डिडक्शन नहीं है, उसमें से अप्रोप्रिएट किया जाता है, राइट। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये कंपल्सरीली हमने अलाउ करना होता है, डिडक्शन की तरह माइनस करना होता है। शेयर्स को पे करने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, लेकिन डिबेंचर्स के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स को हम डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स कुछ टाइम पीरियड के बाद शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, राइट। शेयर्स आर रीपेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। शेयर्स की कैपिटल की हमने रीपेमेंट जब कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, तो हमने सारी लायबिलिटीज क्लियर करने के बाद एंड में शेयर्स की रीपेमेंट करनी है। लेकिन डिबेंचर्स को शेयर से पहले प्रायोरिटी होती है, सो दे आर रीपेड बिफोर शेयर्स। शेयर से पहले इनकी रीपेमेंट की जाती है। शेयर्स के डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएट किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट एक फिक्स कंपल्सरी चार्ज है प्रॉफिट्स में से देने वाला। नो ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ शेयर्स। शेयर्स के लिए कोई ट्रस्ट डीड नहीं होती, लेकिन डिबेंचर्स आर इशूड टू पब्लिक, तो एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट की जाती है डिबेंचर्स के केस में।